जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। आज दिन भर की बड़ी खबरें जिस पर कई सारी चर्चाएं हो रही है, वो बड़ी खबरें क्या है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहली खबर पश्चिम बंगाल से है और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है, लॉकडाउन से जुड़ी हुई है, पैंडेमिक से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल और असम का जो चुनाव है वो लगातार जारी है। 6 अप्रैल को तीसरे चरण का चुनाव वहां पर हुआ। तीसरे चरण के लिए वोट डाले गए। इसके अलावा पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु, इनका चुनाव समाप्त हो चुका है। 6 अप्रैल को ही सभी सीटों के लिए वहां पर वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है और जो चुनाव के दौरान प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है, वो खबर है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। खबर पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ने पर डॉक्टरों ने गहरी चिंता जताई है। डॉक्टरों के एक समूह ने दी जॉइंट फोरम ऑफ डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल, इन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान प्रोटोकॉल की जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। पत्र में क्या लिखा गया है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ये जान लेते हैं, एक उन्होंने टिप्पणी की है, वो ये है कि विशेषज्ञों ने चेताया है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने पर बंगाल में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड बन सकता है। उनका ये कहना है कि 8 चरणों तक चलने वाली चुनाव प्रक्रिया कोरोना के लिहाज से भारी साबित हो सकती है। अब उन्होंने जो पत्र में लिखा है वो क्या है? डॉक्टरों के समूह ने पत्र में लिखा है, क्या आपने कभी गृह मंत्री अमित शाह को मास्क पहनते देखा है? अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ही कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करे तो हम क्या कर सकते हैं? बिहार चुनाव से पहले आयोग ने कोविड-19 से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए थे, पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक दल उसकी अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। ये चुनाव के दौरान की बात है और आम लोग भी इस पर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, नए कुछ नियम उन्होंने लाए हैं और ये देखा गया है कि सरकार की विरोध में जो आवाज़ है उस आवाज़ को दबाने के लिए कोरोना महामारी का एक कारण बताकर लॉकडाउन लगाया जाता है या कर्फ्यू लगाया जाता है। लेकिन दूसरी ओर जब चुनाव की बात है, बीजेपी को अपना चुनावी प्रचार करना है, वहाँ पर किसी प्रकार के कोई निर्बंध नहीं होते, किसी प्रकार के कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। ये पश्चिम बंगाल की खबर थी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि जैसे पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की सरकार, इनके बीच में टसल हो रही है, एक जुगलबंदी लगी हुई है और इसी के बीच में खबर यह है कि मुंबई में 26 और पुणे में कई वैक्सीन सेंटर जो है बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ये बात कही है कि सेंटर की तरफ से उनको कोरोना वैक्सीन जिस मात्रा में उपलब्ध कराने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 या 50,000 से ज़्यादा के मरीज मिल रहे हैं, पेशेंट्स मिल रहे हैं और उसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने कुछ पाबंदियां भी अभी लाई है। नाइट कर्फ्यू जारी किया है और वीकेंड लॉकडाउन की भी उन्होंने घोषणा की है। एक तरफ केंद्र सरकार ये कहती है महाराष्ट्र सरकार को कि वीकेंड लॉकडाउन पर्याप्त नहीं है अगर इस महामारी को रोकना है। दूसरी ओर इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन मुहैया कराने की बात जो है वो केंद्र सरकार करती हुई नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय जो आरोग्य मंत्री है उन्होंने ये कहा कि हमने तो ऐसी कोई रुकावट नहीं लाई है, हमारी तरफ से तो कोरोना की वैक्सीन जो है वो सरकार को दी जा रही है। ये केवल महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार ने भी ये आरोप लगाया है कि उनको जो वेंटिलेटर्स दिए गए थे वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। फिलहाल हम महाराष्ट्र और मुंबई, पुणे की जो बात है, वैक्सीन सेंटर वहां पर बंद हो गए, किस वजह से बंद हुए ये हम आपको बताएंगे। खबर इस प्रकार की है कि एक तरफ देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालत खराब होते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में खींचातान तेज हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों ने केंद्र से वैक्सीन डोज की कमी की शिकायत की है।
वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आरोप लगाया है कि हमें हफ्ते में सिर्फ 17 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज मिली है, जबकि यूपी को 48 लाख, एमपी को 40 लाख और गुजरात को 30 लाख वैक्सीन की डोज दी गई है। यानी जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर केंद्र सरकार वैक्सीन बड़े मात्रा में मुहैया करा रही है, उनको उपलब्ध करा रही है, जबकि वहां पर इतना कोई सर्ज जो है कोरोना पेशेंट्स का वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 या उससे ज्यादा के पेशेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के जो आरोग्य मंत्री हैं उनकी तरफ से यह आरोप केंद्र पर लगाया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों के बीच में भेदभाव कर रही है। अब तक केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहे थे कि केंद्र सरकार हिंदू और मुसलमानों, कथित तौर पर जो हिंदू है उनमें और मुसलमानों में भेदभाव करती है, इस प्रकार का माहौल बनाती है। लेकिन अभी ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो दो राज्यों के बीच में भी भेदभाव करती हुई नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सीएम ठाकरे पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कुछ मांगे रखने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा देश में सबसे ज्यादा टीके महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं, रोजाना 4 लाख टीके लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम टीकाकरण की संख्या को बढ़ाकर 6 लाख से ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने दावा भी किया है कि सरकार के पास रोज 6 लाख लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता है, तो उन्हें हफ्ते में 40 लाख और महीने में 1 करोड़ 60 लाख डोज मिलने चाहिए। जिस प्रकार की तैयारियां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है इस महामारी को रोकने के लिए, पिछले साल भी हमने देखा कि इस महामारी को रोकने के लिए महाराष्ट्र और केरल ये दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने सबसे पहल की। लॉकडाउन की बात हो या कुछ पाबंदियां लगाने की बात हो, उसके बाद जनता कर्फ्यू आया और उसके बाद ही नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को यह डिक्लेयर किया कि अभी 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। तो महामारी को रोकने के लिए जितनी गंभीरता केंद्र सरकार की है उससे ज्यादा गंभीरता अन्य राज्यों की है जो बीजेपी शासित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा जो केंद्र, जैसे मैंने बताया कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राजस्थान से भी ये मांग उठ रही है। राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, उससे जुड़ी ये खबर है। खबर का टाइटल ये है कि केंद्र द्वारा भेजे 1000 वेंटिलेटर ने 2 घंटे में काम करना बंद कर दिया, राजस्थान सरकार का आरोप है। केंद्र सरकार की तरफ से एक तो वैक्सीन मुहैया नहीं कराई जा रही है और जो वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं उसमें भी 1000 वेंटिलेटर ने केवल 2 घंटे में ही काम करना बंद कर दिया है। खबर डिटेल में आपको बताते हैं। खबर इस प्रकार से लिखी गई है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पसर रही है। वही कई राज्यों में वैक्सीन और वेंटिलेटर की कमी की बात सामने आ गई है। इस बीच राजस्थान सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र ने जो 1000 वेंटिलेटर भेजे थे उसने 2 घंटे में ही काम करना बंद कर दिया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने यह कहा है कि केंद्र सरकार ने हमें 1000 वेंटिलेटर भेजे, लेकिन वेंटिलेटर 2 से ढाई घंटे में ही खराब हो गए। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में वेंटिलेटर का मुद्दा सामने आया और हमें सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराने को कहा गया, जिसके बाद हमने अवगत कराया। इसमें कोई राजनीति नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कल ही जो प्रेस वार्ता हुई उसमें आरोग्य मंत्री जो है, केंद्रीय आरोग्य मंत्री, उनकी तरफ से यह कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, वैक्सीन को लेकर या वेंटिलेटर को लेकर राजनीति कर रही है। तो रघु शर्मा ने केंद्रीय आरोग्य मंत्री इनके दावे को या उनके आरोपों को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, बल्कि जनता को इस महामारी से बचाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद चौथी जो खबर हमारे पास है, जो आज की महत्वपूर्ण खबरों में हमने उसको शामिल किया है, वो है न्यायपालिका से जुड़ी हुई। खबर का टाइटल इस प्रकार से है कि 661 जजों की नियुक्ति में सिर्फ 73 महिलाएं हैं। महिलाओं पर हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की है, जिस प्रकार से जेंडर गैप रिपोर्ट अभी हाल ही में आई। इसके अलावा
जेंडर इनइक्वालिटी जिस प्रकार से बढ़ी है खासकर इस कोरोना के पैंडेमिक में, उस पर हमने चर्चा की। तो ये महिलाओं के साथ भेदभाव की जो बात है वो केवल समाज तक या अर्थव्यवस्था तक नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में जहां पर न्याय दिया जाता है, न्याय मंदिर जो है, न्यायपालिका है, वहां पर भी ये महिलाओं के साथ भेदभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर का टाइटल जो मैंने आपको बताया, खबर को और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। खबर इस प्रकार से लिखी गई है कि महिला वकीलों के एक संघ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर हाई कोर्ट के जजों के तौर पर महिलाओं की उचित भागीदारी की मांग की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला वकील संघ ने संवैधानिक अदालतों में महिलाओं की कम उपस्थिति का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ ने वकील स्नेहा कलिता के जरिए दायर याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बीते 71 सालों के कामकाज में 247 जजों में से सिर्फ 8 महिलाएं थीं। मौजूदा समय में जस्टिस इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अकेली महिला जज है। पहली महिला जज फातिमा बीवी थी जो 1987 में नियुक्त की गई थी। 2020 में, जुलाई 2020 में रुथ बानुमती वो सुप्रीम कोर्ट में एक महिला जज थी। उनके रिटायर्ड होने के बाद जुलाई महीने में उनका रिटायरमेंट हो गया। उनके रिटायरमेंट होने के बाद इंदिरा बनर्जी नाम की एक अकेली महिला वहाँ पर जज है। और बनर्जी से आपको समझ में आ गया होगा कि वो अपर कास्ट है। जहाँ तक महिलाओं के अलावा महिलाओं में भी SC ST OBC के प्रतिनिधित्व की बात है, वहाँ कोई भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। तो ये खबर है। इसके अलावा डिटेल में अगर हम खबर को और जानने की कोशिश करें तो ये हमें खबर पता चलती है। हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में देरी का सुप्रीम कोर्ट का जायजा लेने के लंबित मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए संघ ने कहा कि जो वकीलों का संघ है उनकी बात हो रही है। संघ ने कहा कि हाईकोर्ट के 1080 जजों की स्वीकृत क्षमता के विपरीत सिर्फ 661 की ही नियुक्ति की गई है, जिनमें 73 महिलाएं हैं। मद्रास हाईकोर्ट में 13 महिलाएं जज है, जो किसी हाईकोर्ट में सबसे अधिक है। वहीं मणिपुर, मेघालय, बिहार, त्रिपुरा और उत्तराखंड के हाईकोर्ट में कोई महिला जज नहीं है। यानी हाईकोर्ट में ही अगर महिला जज नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो भी काफ़ी सारी बातों के लिए विवाद में रहा है, खासकर नियुक्ति के मामले में। नियुक्ति इस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के जरिए होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज है वो ही हाई कोर्ट के जजों को चुनते हैं। यहाँ पर जातिवाद का आरोप सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर लगातार चल रहा है और जिसकी वजह से कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर विवाद में रहा है। तो ये आज की कुछ दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें थी जिसको हमने आपको थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास किया है। और इन खबरों को और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए, इसके अलावा इसके साथ भी और भी जो घटनाएं हुई है जिसको लेकर खबरें बनी है उसको अगर आपको जानना है, पढ़ना है, समझना है तो आप www.mulniwasinaik.com इस हमारी वेबसाइट पर जाइए और बहुजन समाज से जुड़ी हुई सभी खबरों को आप वहां पर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आप वहां पर जाएंगे और उम्मीद है कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। शुक्रिया।